ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लास्ट क्लास में हेरिडिटी चैप्टर का जो टॉपिक्स थे हमने डिस्कस किए थे और आपको ये बताया था कि मेंडल के वर्क से पहले हेरिडिटी का क्या मतलब होता है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद मेंडल के कॉन्सेप्ट से पहले लोग ब्लेंडिंग में बिलीव करते थे। वो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स, और इस मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स के ऊपर जानने के लिए, इस बात को फर्दर जानने के लिए, इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए एक पर्सन थे जिनको आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, मेंडल। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए एक प्लांट चूज़ किया था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम, जिसको आम जबान में हम मटर या पी प्लांट कहते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर को चूज़ करने की वजह आपको बताई थी। इस प्लांट का लाइफ स्पैन छोटा होने की वजह से रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल सकते थे, और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह थी, इस प्लांट के अंदर कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स आसानी से डिस्टिंग्विश भी हो सकते थे, देखे जा सकते थे। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस प्लांट को चूज़ किया था। अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो मेंडल ने जो डेटा कलेक्ट किया था, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको बताया गया था कि मेंडल ने 3 लॉज प्रपोज किए थे। एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब आप एक कैरेक्टर की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म को आपस में क्रॉस कराते हो तो आने वाली जनरेशन में डॉटर प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं उनकी मिक्सिंग नहीं होगी। जबकि मेंडल से पहले लोग ब्लेंडिंग में बिलीव करते थे। ब्लेंडिंग के अनुसार, ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग वो ये मानते थे कि आने वाली प्रोजेनी में मिक्सिंग हो जाएगी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि ब्लेंडिंग नहीं होती, बल्कि एक कंट्रास्टिंग फॉर्म दूसरे कंट्रास्टिंग फॉर्म को एक्सप्रेस कर देता है आने वाली प्रोजेनी में। आपको इसमें एग्जांपल दिया गया था कि मान लीजिए आपकी आई का कलर पापा का अलग है, आपकी मदर का अलग है, लेकिन आप सारे सिबलिंग्स के अंदर आपके पापा का आई कलर एक्सप्रेस हुआ है। इसका मतलब मम्मी का जो आपकी आई का कलर है उसके ऊपर फादर का आई कलर डोमिनेट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस के अंदर जो कंट्रास्टिंग फॉर्म सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। जिस कैरेक्टर को सप्रेस करता है उसको रिसेसिव कहा जाता है। ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक लॉ बताया। एक लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग हो जाना। तो ये वाला लॉ ये कहता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्योर है, प्योर का मतलब या तो ऐसा है, जैसे मान लो ये होमोजाइगस टॉल है, प्योर टॉल है, और ऐसा है ये इम्प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, ये डॉर्फ, ये प्योर टॉल, ये इम्प्योर टॉल। तो ये ऑर्गेनिज्म आपने देखा, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है। तो मेंडल का लॉ ये कहता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन के 2 फैक्टर्स होते हैं। मेंडल ने वर्ड इस्तेमाल किया था फैक्टर्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों फैक्टर्स अलग अलग हों तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। और अगर दोनों फैक्टर्स एक जैसे हों इस कंडीशन का नाम है होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है दोनों, ये हेटेरोजाइगस है। तो मेंडल का लॉ ये कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, उसमें दोनों फैक्टर्स साथ में रहते हैं, लेकिन गैमीट्स बनने का जब वक्त आता है, गैमीट बनने का वक्त आता है तो ये सारे दोनों फैक्टर जो अभी साथ में थे, पेयर में थे, वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट इस तरह से होते हैं, हर गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाता है। ऑर्गेनिज्म में तो 2 होते हैं, लेकिन गैमीट्स में सिर्फ एक फैक्टर पास ऑन होता है। तो इस एतबार से इन फैक्टर्स का अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। तो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकता है, प्योर या इम्प्योर हो सकता है, लेकिन गैमीट्स बनते वक्त जो फैक्टर्स हैं जो अभी साथ साथ थे वो अलग हो जाते हैं। इस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म प्योर हो सकते हैं, इम्प्योर हो सकते हैं, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, क्योंकि गैमीट्स में सिर्फ एक फैक्टर होता है।
गैमीट्स में या तो ये वाला होगा, या हम ये नहीं कह सकते ये गैमीट प्योर है, ये गैमीट इम्प्योर है। ऑर्गेनिज्म में भी प्योर और इम्प्योर, लेकिन गैमीट्स आर नेवर इम्प्योर। गैमीट्स के अंदर सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए ये वाला लॉ कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ तीसरे लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा सुनिए ये लॉ क्या कहता है। अगर आप एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंसिडर करें, मान लो प्लांट की हाइट ले लो, प्लांट की हाइट और फ्लावर का कलर ले लो। आपको याद होगा प्लांट की हाइट में दो कंट्रास्टिंग फॉर्म थे, टॉल और डॉर्फ। फ्लावर कलर में दो था, वॉयलेट और वाइट। तो आपने दो कैरेक्टर्स को एक साथ मिला दीजिए, डोमिनेंट वाले एक साथ। अगर आप टॉल और वॉयलेट, टॉल हाइट और वॉयलेट कलर के वाले फ्लावर्स वाले प्लांट को अगर आप क्रॉस कराएं, डॉर्फ हाइट वाले और वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे, तो इनके अंदर जो F2 जनरेशन में रेशो आती थी वो कितनी आती थी? देखो, अच्छा ये टॉल के लिए ये है कैपिटल टी, इसके लिए है स्मॉल वी, इसका है स्मॉल टी और इसका है स्मॉल वी। तो ये वाला लॉ ये कहता है जब गैमीट्स बनने का टाइम आएगा, आपने भले ही दोनों फैक्टर्स को एक साथ ले लिया, लेकिन प्लांट की हाइट वाला जो जीन होगा और प्लांट के फ्लावर का कलर वाला जीन होगा, इनका जो असॉर्टमेंट होगा, इनका जो सेपरेशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब साथ में लेने से ये टी इसको इंटरफेयर नहीं करेगा, वी इसको इंटरफेयर नहीं करेगा, इन दोनों के जीन्स पर आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मेंडल ये कहते हैं कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओ या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओ, ट्राई हाइब्रिड कराओ, टेट्रा हाइब्रिड कराओ, एक से ज्यादा कैरेक्टर को आप कंसिडर करके क्रॉस कराओगे तो ये वाला एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के एक्सप्रेशन पर असर नहीं डालता। इसी लॉ, इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक लॉ, ये लॉ ये कहता है एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के एक्सप्रेशन पर अफेक्ट नहीं करता। यही लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसका एक प्रूफ बताया था कि अगर आप प्लांट की हाइट अगर अलग लें और फ्लावर का कलर अगर अलग लें तो दोनों केसेस में आपको रेशो मिलती है कितनी अलग अलग। अगर आप इंडिविजुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओगे इसका और इसका, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 की फिनोटाइपिक रेशियो कितनी आती है? 3:1। तो इसकी भी प्लांट हाइट की भी 3:1 आएगी और फ्लावर कलर की भी 3:1 आएगी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे रेशियो आती है 9:3:1। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा ट्रेट को कंसिडर करेंगे क्रॉस कराते वक्त, तो एक ट्रेट को दूसरे के ट्रेट के जीन से, फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, उनका सेपरेशन गैमीट बनने के टाइम पर इंडिपेंडेंट होगा। इसी लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका प्रूफ ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अलग अलग रेशो लगाओगे, कैलकुलेट करोगे तो 3:1 आती है, लेकिन अगर आप डाइहाइब्रिड का कलेक्टिव रेशो निकालोगे तो द रेशो कम्स आउट टू बी 9:3:3:1। बात समझ आ गई? क्लियर है? ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों को लास्ट क्लास में बताया गया था मोनोहाइब्रिड अगर आपसे पूछे एग्जाम में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉस जिसमें हमें किसी ऑर्गेनिज्म का सिंगल ट्रेट कंसिडर करके क्रॉस कराना हो, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अगर आपने एक ट्रेट की दो कंट्रास्टिंग फॉर्म को एक साथ कंसिडर किया तो ये क्रॉस कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। आपके एग्जाम के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो इलस्ट्रेट करने के लिए आएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस के चांसेस कम होते हैं, उसका रेशो आपसे पूछा जा सकता है। यू मे बी आस्क्ड टू इलस्ट्रेट द क्रॉस। और क्रॉस करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो इस तरह से, जैसे आपको ये बताया था ये वाला मेथड, एक तो इस तरह से बताया था, फिर उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस कराना है।
और शायद दूसरा मेथड मैंने आपको एक और मेथड बताया होगा, पनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड। पनेट स्क्वायर से करना, पनेट स्क्वायर से करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाना होता है, यहाँ मेल और फीमेल लिखना होता है, यहाँ गेमीट्स लिखने होते हैं, फिर उसके बाद उसी तरह से रेशो लिखनी होती है। तो ये कौन सा ये है, पनेट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन।